हेलो दोस्तों। चलिए, तो कल मैंने आपको बताया था जो इनकम एक्सपेंडिचर पे बात की थी, आज वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल कल कर लिए थे, कुछ बचे सवाल आज कर लेते हैं। पहला सवाल है, एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए का 50% हिस्सा बेचता है, शेष सेबों को फेंक देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए कुल सेबों का प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल सेबों का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, अगर डाटा आसान है सवाल 100 से बने और डाटा कैलकुलेटिव है तो सवाल है जो फ्रैक्शन से बने, या डाटा बहुत ज्यादा आसान दे रखा। मैंने मान लिया जी, कुल विक्रेता के पास टोटल सेब कितने थे? 100 सेब थे। 100 में से 60% भाग बेचता है। 100 में से 60% भाग बेचता है, यानी कि बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा जी 40 बचा। रिमेनिंग कितना बचा? 40 बचा। शेष बचे हुए भाग में 15% फेंक देता है। 40 का 15% फेंक देता है। 40 का 15% कितना होता है भाई? 40 का 15% होता 6 होता। 6 सेब क्या कर देता है? ये फेंक देता है। तो अब उसके पास कितने बचे? रिमेनिंग 34 सेब बचे। रिमेनिंग सेब कितने बचे जी? 34 सेब बचे। शेष सेबों का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। 34 का 50% मतलब 17। आधे की बात करें, आधे सेब तो क्या कर देता? फेंक देता। आधे क्या कर देता? बेच देता है भाई। 17 फेंकता है, 17 क्या करता? सेल कर देता, बेच देता। आपको पूछा है फेंके गए सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 यहाँ पे फेंक रहा है, 17 यहाँ पे फेंक रहा है, तो 17 और 6 23 हो जाएगा। टोटल कितने सेब फेंक रहा है? 23 सेब फेंक रहा है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कर्ती ने अपनी मां को अपने मासिक वेतन का 35% दिया। शेष वेतन में से 18% घर के किराए पे तथा 42% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा। शेष राशि उसने बैंक खाते में जमा की। बैंक खाते में जमा राशि तथा अपनी मां को दी हुई राशि का टोटल योग यहाँ पे कितना दे रखा? 43,920 दे रखा। तो उसका मासिक वेतन क्या था बताइए। चलिए, मैंने मान लिया जी, कार्तिक की जो इनकम है, जो मंथली इनकम है, वो कितनी है जी? 100 इनकम है, टोटल 100% है। 35% माँ को दिया, तो 100 में से 35 किसको दे दिए? मदर को दे दिए, माता को दे दिए। ठीक है, तो बचे कितने जी? 65 बचे। या रिमेनिंग कितने बचे जी? 65 बचे। 65 बचे। आगे क्या बोल रहा सवाल? आगे सवाल पूछ रहा है, जो भी बचा है उसका 18% घर के किराए पे तथा 42% अपने एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रख लिया। 65 का 42 प्लस 18, 42 प्लस 18 कितना होता जी? 60% होता। 65 का 60% कितना होता जी? 39 होता। कितना होता? 39 होता। अरे निकाल लो ऐसे, 65 का 10% कितना होगा? 65 का 10% कितना होता जी? 6.5 होता है भाई। तो 20% निकालू, 2 गुना करूंगा तो इधर भी 2 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 20% मतलब 13, 60% 20% का 3 गुना, तो 13 या 39 हो जाएगा। 65 में से 39 है जो रेंट पे तथा मासिक खर्च पे खर्च करती है भाई। मंथली खर्च करती, एक्स्ट्रा खर्चे करती। 65 में से 39 घटाओ, रिमेनिंग कितना बचेगा? 26 बचेगा। रिमेनिंग उसके पास कितनी राशि बची थी? 26 बची। वो जो भी रिमेनिंग बचा उसको किस में जमा करवा दिया जी? बैंक में जमा करवा दिया। किस में करवा दिया? बैंक में जमा करवा दिया। आप मुझे बताइए, सवाल दे रखा बैंक में जमा राशि, टोटल बैंक में कितनी राशि जमा करा रहा जी? 26 करा रहा। कितनी करा रहा? बैंक में 26 करा रहा। तथा मदर को दी हुई राशि, माता को कितनी राशि दी? 35 दी। 26 प्लस 35 कितना होता है? 5 6 11 3 2 5 6 61 यूनिट। यानी कि टोटल कितना कर रहा है जी? दोनों पे 61 कर रहा है। तो उसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 43,920। मदर को दी हुई राशि तथा बैंक में जमा राशि का योग यूनिट में कितना आ रहा? 61 यूनिट आ रहा। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 43,920 दे रखी। तो यहां से आप एक यूनिट का मतलब निकालो, कितना आएगा है भाई? ये 720 गुना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। एक का मतलब 720। मासिक वेतन निकालना, मासिक वेतन कितना माना आपने? 100% माना। 100% माना, यानी कि आप इधर 2 जीरो चिपका दीजिए, तो ये आ जाएगा सवाल का उत्तर 72,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। चलिए, अगला सवाल।
चलिए अगला सवाल। बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को देता है, शेष वेतन का 40% वो चिट फंड में निवेश करता है। शेष आय में से वह एक बीमा योजना तथा पीपीएफ योजना में 4:3 के रेशियो में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई कुल राशि का डिफरेंस कितना दे रखा जी? 19,800 दे रखा। तो सवाल ने आपसे पूछा बिट्टू का मासिक वेतन बताइए। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल में मैं आपको हर सवाल में बोलता हूँ, अगर डाटा आसान है सवाल 100 से बने, डाटा कैलकुलेटिव है सवाल है जो रेशियो से बने, या डाटा बहुत ही ज्यादा आसान दे रखा तो आप क्या कीजिए, मैंने मान लिया जी बिट्टू का टोटल वेतन कितना है जी? 100 है। बिट्टू का टोटल वेतन कितना है जी? 100 है। 100 में से 30% दोस्त को देता, ये 30 किसको दे दिए जी? फ्रेंड को दे दिए, फ्रेंड को दे दिए। तो अब उसके पास कितना बचा? 100 में से 30 घटाओ 70 बचा है भाई। 100 थे, 100 में से 30 उसने अपने दोस्त को दे दिए, तो अब उसके पास है जो कितना बचा जी? 70 बचा। शेष वेतन का 40% चिट फंड में निवेश करता है भाई। 40% चिट फंड में निवेश करता। 70 का 40% या रिमेनिंग कितना बचा जी? रिमेनिंग 70 बचा। 70 का 40%, 70 का 40% कितना होता? 7 चौक 28 होता है। यानी कि 28 किस में देता जी? चिट फंड में देता, चिट फंड में देता। 70 में से 28 घटाओगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 42 बचेगा। रिमेनिंग कितना बचेगा? 42 बचेगा, यानी कि 42 बचा। अब बोला गया जो भी शेष बचा उसमें जो है बीमा योजना तथा पीपीएफ में निवेश करता 4:3 में। जितना भी रिमेनिंग बचा है वो क्या करता? एक तो बैंक में जमा करवाता, बैंक में नहीं, बीमा पॉलिसी, ठीक है ना। एक तो बीमा पॉलिसी में करवाता, एक पीपीएफ योजना में करवाता। ये किस में करवाता जी? 4:3 में करवाता, 4:3 में करवाता। यानी कि जो भी शेष बचा, शेष कितना बचा? 42 बचा। 42 को 4:3 में बीमा पॉलिसी तथा पीपीएफ योजना में जमा करवाता। 4 और 3 टोटल कितना हो गए? 7 हो गए। 7 यूनिट का मतलब 42 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 1 यूनिट का मतलब 6 होगा। तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा। यानी कि बीमा पॉलिसी में कितना करा रहा जी? 24 करा रहा, और पीपीएफ योजना में टोटल कितने करा रहा है जी? 18 राशि जमा करवा रहा है। आगे बढ़िए। आगे मुझे बोला गया है यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, चिट फंड में कितना कर रहा जी? 28 निवेश कर रहा, और बीमा पॉलिसी में कितना कर रहा जी? 24 कर रहा। तो दोनों में टोटल कितना कर रहा? 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52 कर रहा। यानी कि चिट फंड और बीमा योजना में टोटल कितने निवेश कर रहा? 52 कर रहा। और दोस्त को दी गई राशि, दोस्त को दी गई राशि का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है मुझे कितना दे रखा जी? इतना दे रखा 19,800। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा? 22 यूनिट। यानी कि 22 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 19,800 दे रखी। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितनी बार जाएगा? 900 बार जाएगा, 900 बार। 1 का मतलब 900 है, तो आपको पूछा 100 का मतलब है भाई। इनिशियल वैल्यू पूछी, मतलब 100% निकाली। 100 का मतलब आप इधर 2 जीरो चिपका दो है भाई। तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी? 90,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा गणित का भी सवाल नहीं, ठीक है। बहुत आसान था सवाल, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करो। समझ में नहीं आ रहा तो 3 4 बार सवाल को पढ़ो, फिर सॉल्यूशन पे आओ, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए अगला सवाल। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बैंकिंग का सवाल है, ठीक है। ये बैंकिंग का बहुत ही शानदार सवाल है। बैंक के अंदर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस बच्चे की लैंग्वेज पे ज्यादा कमांड होगी, जो लैंग्वेज है उस पे ज्यादा अच्छी कमांड होगी, वही इस सवाल को कर पाएगा। बाकी बच्चे इस सवाल को करने में है जो उनको दिक्कत आएगी। जिनको दिक्कत आ रही वो सवाल को 30 40 बार पढ़े, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आए, समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पे खर्च करता है। शेष आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, जबकि वह 4700 रुपए मनोरंजन पे खर्च करता है। शेष आय का 15% वह भोजन पे खर्च करता है। अब वह 1480 रुपए अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर के लिए देता है, और वह शेष 23,000 आईसीआईसी बैंक में जमा करता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। है भाई, सवाल बहुत ही बेहतरीन दे रखा। जब सवाल में, या बात किस में हो रही थी? पहले परसेंटेज में बात हो रही। परसेंटेज में बीच में अचानक जब रुपए आ जाए तो सवाल हमेशा 100 से बनेगा,
और 100 में भी कौन सा तरीका लगेगा, चेन रूल लगेगा। मैं सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप मुझे बताइए 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 1/6 होती। मैं पूछूं आपसे 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 13/80 होती। अब ये 13/80 कैसे होती, मैंने आपको परसेंटेज की ये 35वीं क्लास से पीछे यही बताया पूरी क्लास में, ठीक है। तो अब मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। 16.66% घर के किराए पे खर्च करता है, यानी कि टोटल इनकम 6 थी, 6 में से एक घर पे किराए पे खर्च कर दी, बची कितनी जी, 5 बचे। फिर क्या करता है, शेष आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, यानी कि यदि उसकी टोटल आय 80 थी तो 80 में से 13 बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो बचा कितना जी, 67 बचा है भाई। बचा कितना, 67 ही बचा ना। हाँ बिल्कुल 67 बचा। तो यहाँ पे जो भी कट रहा तो काट लो, 5 से जाएगा 16 बार, 16 इंटू 6 ये 96 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, 67 हो जाएगा। यानी कि यदि वह टोटल 96 कमाता है, उसकी टोटल इनकम की बात करूं 96 है, यानी कि 96 है, तो 96 से में से घर के किराए और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बचा जी, 67 बचा। मैंने ये चीज आपको समझाने के लिए की है, ये सवाल ये आपको ऐसा जो एग्जाम में नहीं करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि जी यदि उसकी इनकम टोटल 96 थी, 96 थी, तो 96 में से सब कुछ खर्च करने के बाद है भाई, बच्चों की शिक्षा पे तथा किराए पे खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बचा जी, 67 बचा, 96 बचा। बची हुई में से 4700 रुपए मनोरंजन पे खर्च कर दिए। 67 में से 4700 रुपए उसने किस पे खर्च कर दिए, मनोरंजन पे खर्च कर दिए, ठीक है। आगे बोला गया शेष आय में से 67 में से 4700 मनोरंजन पे खर्च कर दिए। 67 यूनिट में से 4700 घटाने पे जो भी बचेगा वो हमारी रिमेनिंग आय बच जाएगी। शेष आय का 15% भोजन पे खर्च करता है। 15% का मतलब कितना होता है जी, 3/20 होता है। यानी कि यदि उसकी पहले इनकम 20 थी, यदि उसकी पहले इनकम 20 थी तो 20 पे 3 खर्च कर रहा, तो बचा कितना जी, 17 यूनिट बचा, 17 बचा। रिमेनिंग कितना बचा जी, 17 बचा। आगे दे रखा है, अब वह 1480 रुपए अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर के लिए देता और शेष 23,000 आईसीआईसी बैंक में जमा करवाता। तो 1480 प्लस 23,000 तो होगा भाई 17 यूनिट के बराबर है भाई। तो यहां से मैं ऐड करता हूं 1480 प्लस 23,000 कितना आएगा, ये 23,000 प्लस 1480। तो यहां से आ गया जी 0, 8 और ये 4, और ये 4 और ये 2 हो गए, यानी कि 24,480 हो गए। टोटल कितना होगा जी, 24,480, 24,480 हो गया भाई। 17 यूनिट रिमेनिंग बचा, उसमें से जो भी बचा उसमें से 1480 पत्नी को दे दिए, 23,000 बैंक में जमा करवा दिए। तो ये 17 यूनिट के ही तो बराबर है, बचा उसके पास 17 ही है। और टोटल कितना है, मैं 17 यूनिट में से 1480 घटाऊंगा तब 23,000 बचेगा, फिर ये 1480 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज के स्टेप कम करो तभी है जो आप सवाल को कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो ये 17 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 24,480 दे रखी है भाई। 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी, 24,480 दे रखी है। तो आप मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये कितने गुना जी, 1440 गुना। ये कितना गुना जी, 1440 गुना। तो इसका भी 1440 गुना निकालो कितना होगा, इसका भी 1440 गुना निकालो तो कितना हो जाएगा जी, 00 है भाई। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी कि 28,800 हो जाएगा। 20 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा जी, 28,800 हो जाएगा है भाई। आगे मुझे बोला गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। टोटल इनकम थी 96 थी, उसमें से इतना कुछ खर्च कर जो खर्च करने के बाद उसके पास है 67 यूनिट बचा। 67 यूनिट में थे 4700 घटाओगे तभी तो ना 28,800 आएगा है भाई। 67 यूनिट में से 4700 घटाओगे तभी तो है जो 28,800 आएगा। तो ये 67 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 47,800 इसमें ऐड हो जाएगा भाई। कचरा ये तो होगा ना, 67 यूनिट में से 67 यूनिट्स में से 4700 रुपए जब आप घटाओगे तभी तो 28,800 नहीं आएगा क्या है। तो यहां से 67 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का उधर जाके प्लस बन जाएगा है। ये जीरो, ये जीरो, 7 8 15 हासिल की 1, 8 4 12 1 13, 2 1 3, यानी कि 33,500। 67 यूनिट का मतलब कितना है जी, 33,500। 67 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी जी, 33,500 दे रखी, 33,500।
आपको क्या निकालना, आपको निकालना है जी एक 96 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। तो 96 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा मेरा 67 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा, 5 बार ही जा रहा है क्या, ये 67 गुणा 5, हाँ 5 बार जाएगा। तो ये कितना गुना हो जाएगा जी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 500। एक यूनिट का मतलब कितना है जी, 500 है। तो आपको कितना निकालना, इनिशियल निकालना, मासिक आय निकालना 96 है भाई। तो 65 एक यूनिट का मतलब कितना है जी, 500 गुना है। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। 2 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा जी, 1000 आ जाएगा। इसको 2 से भाग दे दूं 48 आ जाएगा। 2 यूनिट का मतलब 1000, तो 48 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा जी, 48,000 हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कर ले। एक यूनिट का मतलब कितना है जी, एक यूनिट का मतलब आया 500। आपको कितना चाहिए जी, 96 यूनिट चाहिए। तो 96 गुणा 500 कर ले, ठीक है। सवाल का उत्तर सेम ही आएगा, अपनी मर्जी जैसे करो। तो 48,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। चलिए अगला सवाल बताइए। विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है। अब बची हुई आय में से वह 15,240 रुपए अपनी शिक्षा पे खर्च करता है। उसने भोजन पर बस जो बची राशि का 18.18% खर्च किया। अब उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, जल्दी से बने इसे भी है भाई। सवाल में परसेंटेज दे रखा था, परसेंटेज में अचानक उसने क्या कर दिए, रुपए घुसा दिए। तो जब अचानक उसमें परसेंटेज के साथ साथ रुपए भी आ जाए, तो सवाल को आप है जो चेन रेल से बनाओगे, चेन रूल से है ना, ब्रेक करके बनाओगे चीजें। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, ये 36% का मतलब 9/20 होता है भाई। 4 से जाएगा 9 बार, 4 से जाएगा 20 बार। यानी कि यदि वह टोटल 20 रुपए कमाता है, तो 20 में से 9 रुपए वह अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च करता है। 20 में से 9 माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च करता, तो बचा कितना है भाई, ओहो 20 कैसे होगा, 25 होगा ना। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे भाई 9/25 होती है ना। यदि वह टोटल 25 रुपए कमाता है, तो 25 में से 9 रुपए अपनी माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्च करता है, तो बचा कितना जी, 16 बचा। टोटल इनकम उसकी आदमी की 25 है, 25 में से 9 रुपए माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च करता, तो बचे कितनी जी, 16 बचे। आगे मुझे बोला गया जो भी राशि बची है, जो भी राशि बची है, बची हुई आय में से 15,240 अपने शिक्षा पे खर्च करता है। बची हुई राशि कितनी है जी, 16,000, जो 16 यूनिट, 16 यूनिट में से 15,240 यूनिट घटाओगे, 16 यूनिट में से 15,240 रुपए क्या करता, अपनी एजुकेशन पे खर्च करता, इस पे खर्च करता थी, एजुकेशन पे खर्च करता। ठीक है, अगली लाइन बोलेगी, एक एक लाइन पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप सवाल करो, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। उसने भोजन पर बची राशि का 18.18% खर्च किया है भाई। 18.18% कितना होता है, 9.09% का मतलब 1/11। ये 9.09% का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 2/11 हो जाएगा। यदि वह टोटल 11 रुपए कमाता है, यदि वह टोटल 11 रुपए उसके पास शेष बचे, तो बची में से 2 बटे है भाई 11 में से 2 क्या कर देता, खर्च कर देता। तो अब कितना बचा जी, 9 यूनिट बचा, 9 यूनिट। 11 में से 2 खर्च कर देता, तो उसके पास अब बचाए जी 9 यूनिट। सवाल में आगे क्या बोल रखा है, अब उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा। माता पिता पे 25 में से 16 घटाओ, कितना खर्च कर रहा जी, 9 खर्च करा। 9 का अब उसके पास 9 का 30% बचा। अब उसके पास 9 का 30% बचा। 9 का 30% कितना होता जी, 9 3 27, यानी कि 2.7 होता, 2.7 होता। 9 का 30% कितना होता जी, 2.7 होता। लेकिन सवाल में यहाँ 2.7 ना देके, सवाल में यहाँ पे 2.7 ना देके कितना दे दिया दोस्त, 9 दे दिया। तो इसको 2.7 बनाने के लिए आप किससे गुणा करोगे जी, 0.3 से करोगे। 9 3 27, यानी कि ये 2.7 हो जाएगा। 11 33, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा है भाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ही आसान दे रखा। अब उसके माता पिता पे स्वास्थ्य पे खर्च की गई राशि, माता पिता के स्वास्थ्य पर कितनी कर रहा था, 9 कर रहा। खर्च की गई राशि का 30% बचा। 9 का 30% 2.7 होता है, तो यहाँ पे 2.7 बचना चाहिए था, लेकिन कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो मुझे 9 को 2.7 बताने के लिए, बनाने के लिए 0.3 से गुणा करना, मतलब मैंने सारे को 0.3 से गुणा कर दिया। तो अब कितना बचा जी, 9 जो 2.7 बचा, तो ये कितना होगा, 3.3 होगा। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, टोटल इनकम 25 थी, 25 में से माता पिता के स्वास्थ्य पे खर्च करने के बाद 16 बचा, 16 में से 15,240 एजुकेशन पे, 16 में से 15,240 एजुकेशन पे खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बचा जी, 3.3 बचा। ध्यान से समझिएगा, 16 में से 15,240 एजुकेशन पे खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बचा जी, 3.3 बचा। तो 16 में से 3.3 घटाओ, कितना आएगा यहाँ पे, 16 में से 3 गए 13, तो 12.7 आएगा, यानी कि 12.7 हो रहा। जब मैं 16 में से 3.3 घटाऊं तो बचता कितना जी, 12.7 बचता। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 15,240, 15,240 है भाई, 12.7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी, 15,240 दे रखी। तो आपको क्या निकालना, आपको यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां से आप कितना कटोगे, ये कट जाएगा आपका, यहां से आप अगर डेसिमल हटाओगे तो 1 जीरो इधर आ जाएगी, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 1200 आ जाएगी, 1200। 1 यूनिट का मतलब कितना होता है जी, 1200 आ गया। तो आपको सवाल में पूछा विकास की मासिक आय बताइए, है भाई, विकास की मासिक आय बताइए, मासिक आय विकास की टोटल कितनी मानी जी, आपने 25 मानी, तो 1200 गुणा 25 करोगे, 1200 इंटू 25 करोगे, सवाल का उत्तर वही होगा जिसमें ऑप्शन में डिजिट ये 3 आएगा लास्ट में, है ना, 3 जीरो आएगा, 3 जीरो तो सब में आ रहा भाई, है भाई, 25 दूना 50, 5 और 25 से कम 25, 30,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 1200 गुणा 25 करोगे तो सवाल का उत्तर कितना आएगा जी, 30,000 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मुझे लगता है आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल है, प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने पहले दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान किया जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि वह पुस्तक की जो कीमत का केवल जो राशि चुकाई वह पुस्तक की कीमत का केवल 80% था। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे 55% धन का भुगतान किया और बदले में किताब के साथ 56 रुपए वाली चॉकलेट प्राप्त की। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी राशि बची, चलिए मैंने मान लिया जी प्रभात के पास टोटल कितने रुपए थे जी, 100 रुपए थे, 100 रुपए थे। 100 में से उसने पहले दुकानदार को अपने धन का 60% दिया, पहले दुकानदार को उसने कितना दिया जी, 60% दिया, 100 का 60% 60 दिया, ये किसको दे दिया, दुकानदार को दे दिया। अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा जी, तो आप कहोगे 40 बचा, 40 बचा। चलिए आगे बोला गया जो उसके पास था, हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि वह पुस्तक की चुकाई थी वह केवल पुस्तक की कीमत का 80% थी। उसने दुकानदार को जितनी राशि दी, कितनी दी थी, 60 दी थी। जितनी भी राशि दी थी वह वो जो पुस्तक की राशि दी थी वह दुकानदार की टोटल कमाई का कितना है भाई, उसने जो भी राशि चुकाई वह पुस्तक की कीमत का 80% है। कितनी चुकाई थी, 60 चुकाई थी, वो पुस्तक की कीमत का कितना है जी, 80% है, 80% के बराबर। तो पुस्तक की कीमत 100% होती, 100% कितना हो जाएगा, यहां से निकालो, ये 20 से जाएगा 4 बार, ये 20 से जाएगा 5 बार, 5 से 4 से जाएगा 15 बार, यानी कि पुस्तक की एक्चुअल में कीमत कितनी थी जी, 75 रुपए थी। पुस्तक की एक्चुअल कीमत कितनी थी, 75 रुपए थी, 75। आगे बोला गया इसलिए देखो पुस्तक की कीमत 75 थी लेकिन उसने 75 ना चुका के 60 रुपए चुकाए, इसलिए दुकानदार के पास वो दोबारा गया और दोबारा जाके उसने बोला जो भी उसके पास बचा धन है, बचा कितना, 40 है, 40 का 55% भुगतान किया। 40 का 55% कितना होता भाई, 40 का 55% कितना होता, 40 का 10% कितना होता, 4 होता। तो 50% कितना हो जाएगा, 10% 4, 50% जो हो जाएगा 5 गुना हो गए, 4 पंजा 20 और 20 और 5% कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। यानी कि 40 का 55% कितना होता जी, 22 होता। 40 का 55% कितना होता जी, 22 होता। यानी कि 22 उसने दुकानदार को और दिए, तो दुकानदार को पहले 60 दे दिए, 22 अब दे दिए, तो टोटल दुकानदार को कितने दे दिए, 82 दे दिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, बदले में किताब के साथ 56 रुपए वाली चॉकलेट दे दी। कहने का मतलब है दुकानदार को देने तो कितने रुपए चाहिए, 75 देने चाहिए थे,
लेकिन उसने क्या कर दिया जी, 75 से 82 दे दिया, मतलब 7 रुपए क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिए है भाई। कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 7 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 7 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। 7 रुपए जब उसने दुकानदार को एक्स्ट्रा दिया तो दुकानदार ने बोला ये बेटा एक चॉकलेट ले ले जिसकी कीमत 56 रुपए, यानी कि सवाल में 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी जी, 56 दे रखी। तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 का भाग ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब आपसे जो भी पूछे आप आसानी से निकाल लोगे। तो पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी राशि बची है भाई, कितनी बची, 42, जो 82 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 100% में से 82 खर्च कर दिए, तो 100 में से 82 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि 18 इंटू 8 आ जाएगा। एक का मतलब 8 है तो 18 का मतलब हो जाएगा 18 गुना 8, 144। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बताइए। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर आपसे इस टाइप के अंदर सवाल पूछा जाएगा तो एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल है, इसी टाइप के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और बैंक में भी ये सवाल पूछा गया है। सवाल है मेरा, एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है जी, 50,000 था, वह इसका 3 मदों पर वह करता है, खर्च करता था। व्यक्तिगत पारिवारिक व्यय जिसको ई लिखा है, कर को टी लिखा है, परोपकार को पी से डिनोट किया है, और शेष उसकी बचत रहती थी। ई उसकी आय का 50% था तथा टी ई का 20% था और पी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी ई का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया। उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने परसेंट अधिक है या कम है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बताइए भाई। चलिए यहाँ पे मेरे को 50,000 ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, सवाल परसेंटेज में दे रखा, परसेंटेज में पूछा तो सवाल का उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 50,000 की हमें कोई जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत नहीं उसको आप है जो रहने दो। व्यक्तिगत पारिवारिक आय, जो इसको ई लिखा, व्यक्तिगत और पारिवारिक आय को उसने ई से डिनोट किया, व्यक्तिगत और पारिवारिक आय को ई से डिनोट किया, कर को टैक्स को उसने टी से डिनोट किया तथा परोपकार को उसने किससे डिनोट किया जी, पी से डिनोट किया। मैंने मान लिया इनकम, इनकम की बात कर रहा हूं, मैंने मान लिया जी उनकी उसकी जो इनकम टोटल कितनी है जी, 100 है, 100 है जी, 100 है, 100 इनकम है, उसमें वे क्या करता है जी, 3 अलग अलग टैक्स है जो अलग अलग चीजों पे खर्च करता है। ई उसकी आय का 50% है, जो ई है उसकी आय कितनी है, 100 है, 100 का 50% कितना होता है जी, 50 है। ई उसकी आय का कितना है जी, 50 है, 100 का 50% कितना होता है, 50 है। चलिए आगे क्या बोल रहा, आगे बोल रखा है टी ई का 20% है, टी जो है ई का 20% है, ई कितना है, 50, 50 का 20% मतलब 20% 1/5 होता तो ये कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, यानी कि टी ई का 50% जो 20% है, 50 का 20% 10 होता है, यानी कि टी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बोला गया पी टी का 15% है, जो भी पी है वो टी का कितना है जी, 15% है, तो आप 10 का 15% निकालो कितना आएगा, 10 का 15% कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 1.5 आएगा, 1.5 ही तो आएगा। पी टी का 15% है, कितना है जी, 15% है, तो ये पी कितना आ जाएगा जी, 1.5 आ जाएगा। आप मुझे बताओ उसकी टोटल इनकम 100 थी, 100 में से 50 यहाँ खर्च कर रहा है, 10 यहाँ पे कर रहा है, 1.5 यहाँ पे कर रहा है, तो 50 10 60 एक 61.5, यानी कि टोटल खर्च कितना कर रहा है जी, 61.5 एक्सपेंडिचर कर रहा है। टोटल खर्च कितना कर रहा है जी, 61.5 कर रहा है, तो बची कितनी होगी, ये तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है भाई। टोटल इनकम 100 थी, 100 में से 61.5 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना होगा, तो सेविंग निकालो आप, तो सेविंग कितना आ जाएगा जी, 61.5 घटा लो, 61.5 में 100 में से घटाऊं तो ये कितना आ गया जी, 38.5 आएगा ना, 38.5, यानी कि सेविंग कितनी होगी जी, 38.5 होगी। आगे दे रखा है उसके वेतन में अगले महीने 40% की वृद्धि हुई, अगले महीने उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई जी, 40% की वृद्धि हुई। 100 का 40% 40 होता है, यानी कि अब उसकी इनकम कितनी होगी, 40 होगी, 140 होगी। उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कि जो ई है वो इनकम का कितना है जी, 50% है, 140 का 50% कितना होता है भाई, 1/2, यानी कि कितना हो गया जी, 70 हो गया। ई कितना हो गया जी, 70 हो गया।
आगे मुझे दे रखा है लेकिन ई टी का 30% हो गया। जो ई है जो टी है सॉरी जो टी है ई का कितना हो गया 30% हो गया। 70 का 30% कितना होती है 7×3 = 21 हो गया। यानी कि यदि ई 70 है तो टी कितना होगा जी 21 होगा। आगे बोला गया पी टी का 20% हो गया। जो भी पी है वो टी का क्या हो गया 20% हो गया। तो आप निकालो ऐसे भाई 21 का 20%, 20% मतलब 1/5, 4×5 = 20, 4×5 ये 10 से 2 बाई 4.2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी 4.2 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 140 थी, 140 में इतना इतना खर्च करने के बाद कितना बचेगा 70 और 91 और ये कितना हो गया जी 95.2 हो गया। यानी कि 95 पॉइंट इतना एक्सपेंड कर रहा है। टोटल इनकम 140 है, 140 में से 95.5 खर्च कर रहा है, 140 में से 95 पॉइंट खर्च कर रहा है। तो बचा कितना, तो यहाँ पे बच जाएगा 44 पॉइंट, कितना बचा है 44.8 ही तो बच रहा ना, 44.8 बचेगा। कितना बचेगा जी 44.8 बचेगा है भाई। चलिए नेक्स्ट मुझे सवाल क्या बोला का, तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने परसेंट अधिक क्या कम है। पहले सेविंग कितनी थी जी 38.5 थी, अब उसकी सेविंग कितनी है 44.4 है, 44.8 है। 38.5 पहले थी, अब 44.8 है, तो कितनी अधिक है। 8 में से 5 गया, कितना बचा जी 3 बचा। 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा एक ही नहीं बचा, 6.3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा जी 6.3 ज्यादा। तो यानी कि लेस वाले दोनों ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे, लेस वाले दोनों ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। या तो 16.4% मोर होगा या फिर 8.2% मोर होगा। मैं आप है जो इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगाओ, आप यहाँ से कैलकुलेशन करने बैठ गए तो सवाल कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। मैंने देखा जी कितना अधिक है 6.3 अधिक है। भाई आप 38.5% 100% के बराबर, जब आप इसका 10% निकालो तो कितना आएगा 10% आएगा जी 8.3, जो 3.85%, 3.85 से तो ये डबल है, 6 गुना है। 3.5 होता तो 10% होता, लेकिन ये 3.5 नहीं होकर कितना है 6.3 है। यानी कि सवाल का उत्तर 10% से ज्यादा आएगा। 10% से ज्यादा एक ही ऑप्शन में दे रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 16.4% मोर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। किसी घर के गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम था। 28.56% कितना होता 14.28% मतलब 1/7, ये कितना हो जाएगा जी 2/7 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/7 होगी। चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। 12.5% का मतलब 1/8 होता। ठीक है चलिए यहाँ पे 3 देर का गेहूं, जो गेहूं चावल और दे रखा आपको दाल दे रखा, गेहूं दे रखा व्हीट दे रखा, चावल दे रखा राइस दे रखा, और दाल दे रखा। ठीक है दाल को मैंने मान लिया जी पी दे रखा। चावल जो गेहूं दाल और चावल आपको 3 चीजें दे रखी है। ठीक है चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ कंफ्यूज। गेहूं दे रखा आपको एक, तो दूसरा जी आपको दे रखा चावल, गेहूं चावल और दाल, ये 3 चीजें आपको दे रखी है। तीनों को आपको डायरेक्ट रिलेशन बनाना। गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है। यदि चावल का खर्च 7 है, यदि चावल का खर्च 7 है तो 7 पे 2 कम है, यानी कि ये कितना होगा जी 5 होगा। गेहूं का खर्च और चावल के खर्च का अनुपात कितना आ गया जी 5 अनुपात आ गया 7 आ गया। आगे मुझे बोला गया चावल का खर्च है जो दाल के खर्च से 12.5% कम है। यदि दाल का खर्च 8 है तो 8 पे कितना कम है जी 1 कम है, यानी कि 7 है। तो यहाँ पे रेशियो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको है जो पहले ही बैलेंस दे रखी। तो यहाँ पे कितना हो गया जी गेहूं मेरा 5 अनुपात में था, चावल मेरा 7 अनुपात में था, और दाल मेरा कितने अनुपात में था 8 अनुपात में था। सारी चीजें आपको एक ही लाइन में बैलेंस हो गई। ठीक है आगे मुझे बोला गया यदि चावल के जो चावल यदि गेहूं चावल और दाल के खर्च को 9.5%, 17.5%, 12.5% बढ़ाया जाता है। चलिए सवाल बोल रहा है जी गेहूं को कितने परसेंट बढ़ाया जाता है। गेहूं की कीमत को बढ़ाया जाता है 9.5%। गेहूं की कीमत को 9.5% बढ़ाया जाता है। चावल की कीमत को कितना बढ़ाया जाता है जी 17.5%, 17.5%। और 12.5% किसको बढ़ाया जाता है जी दाल को बढ़ाया जाता है 12.5%। आप मुझे बताइए आप इसमें क्या करोगे, डेविएशन नहीं लगाओगे,
ये गेहूं को इतना बढ़ा रहा, चावल को इतने परसेंट बढ़ा रहा, दाल को इतने परसेंट बढ़ा रहा, यानी कि ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ा रहा। तो आप लगा लो, आप क्या लगोगे, डेविएशन लगो। तो यहाँ मैं ओवरऑल निकालता हूँ कि टोटल कितने परसेंट बढ़ा रहा है भाई, जिससे उसका कुल खर्च 540 बढ़ रहा है, या खर्च रुपए के अंदर 540 बढ़ रहा है, या परसेंटेज में कितना परसेंट बढ़ेगा टोटल खर्च देखिए। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, तो आप क्या कीजिए, मैंने मान लिया जी 9.5% बढ़ा, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। तो यहाँ से तो ये जीरो हो जाएगा, 9.5 17 का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, 17 में से 9 जाएगी, 5 में से 5 जीरो, 17 में से 9 8, 8 इंटू 7 कितना होगा जी 56 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ 56 प्लस 9.5 से 12.5% कितना ज्यादा, 12 में से 9 गई भाई 3 आएगा, 8 3 24 आएगा। 56 और 24 कितने होते, केक कटेगी सब में बटेगी, 7 8 15 5 20 में बटे गए। तो 6 और 4 कितना हो गया जी 10 हो गए, 5 2 7 1 8 हो गया। 80/20, 80/20, 20 सा भाग इसमें कितनी बार जाएगा जी 4 बार जाएगा, यानी कि 4% ज्यादा होगा। 9 प्लस 4%, 9 प्लस 4% यानी कि 13.5%। तो यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो उसकी खर्च है, जो उसका खर्च है वो कितना बढ़ा जी, उसका खर्च 13.5% बढ़ा। लेकिन सवाल में 13.5% की वैल्यू कितनी दे रखी, 540 दे रखी, उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा जी 13.5% बढ़ा। 13.5% की वैल्यू सवाल में दे रखी, 540 दे रखी। तो यहां से आप निकालो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा। 135 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 135 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, तो ये चला जाएगा आपको 40 बार, चारों पंजा 20 जीरो, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी 40 बार, 1% का मतलब आ गया 40। तो आपको पूछा है उसकी, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी परिवार की आय कितनी होगी यदि खर्च के बावजूद उसकी बचत 500 है। आय कितनी होगी, आय आपने कितनी मानी, आय टोटल 100% होती है, हर चीज अपने आप में कितनी होती है जी 100% होती है। तो 100% का मतलब इधर भी आप 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी जी 40,000, सॉरी 4,000। तो यहाँ से उसकी इनकम कितनी आ गई जी 4,000 आ गई, टोटल इनकम 4,000 है। 4,000 में इतना कुछ खर्च करने के बाद सेविंग कितनी है जी 500 है। इनकम नहीं आया, ये एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंडिचर आया, ठीक है। 100% है, 13.5%, एक्सपेंडिचर का 13.5% है, इतने के बराबर है। तो 1% 40 के बराबर, 100% 4,000। एक्सपेंडिचर कितना आ गया जी 4,000 आ गया। तो आपको निकालना एक्सपेंडिचर निकालना, सेविंग इनकम निकालनी टोटल। तो सेविंग कितनी लास्ट में 500 रुपए, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो क्या होती, इनकम होती। तो ये 4,000 प्लस 500 यानी कि 4500 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल बताइए। अगला सवाल है, आईआईएम में 60% विद्यार्थी लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि 15% लड़कियां तथा 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है, यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है जी 90 है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती, वे 50% फीस छूट के योग्य। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, बनाइए। ये मेरे इस टाइप का लास्ट सवाल है, और बाकी अगली टाइप है जो हम इलेक्शन बेस करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चलिए बनाइए। आईआईएम में 60% विद्यार्थी लड़के, 60% का मतलब 3/20 होता है। या मैं बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की बात करूं, तो बॉयज यदि 3 है तो गर्ल्स का रेशियो कितना है जी 2 है। बॉयज यदि 3 है, गर्ल्स का रेशियो 2 हो जाएगा। 15% तथा 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ होती है। 15% लड़कों की फीस माफ होती है, 15% लड़कों की फीस माफ होती है, और 7.5% लड़कियों की फीस माफ होती है। 15% लड़कों की फीस माफ होती, 60% लड़कियों की फीस माफ होती। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल लड़के और लड़कियों की कितने परसेंट फीस माफ होती, तो डेविएशन लगाऊंगा। मैंने मान लिया जी, मैंने मान लिया 7.5% मान लिया जी, 7.5%, ठीक है। 7.5 से 15 कितना ज्यादा, 7.5 ज्यादा है। तो 7.5 से गुणा करो, या तो ऐसे कर लेते हैं, हाँ तो 7.5 गुणा 3 कर लो, ये 5 3 15, 7 3 21, 1 22.5, ये कितना हो जाएगा जी 22.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22.5, ये कितना होगा जी 22.5 हो जाएगा। और 22.5 किस में बटेगा, केक कटेगी सब में बटेगी, है ना।
ये 20% है कि 15%? अच्छा ठीक है। ओवरऑल निकालने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डाटा बहुत आसान दे रखा है। 15 × 3 कितना होगा जी? 45 हो गए। और ये कितना हो जाएगा? 7.5 × 2 15 हो गए। तो 45 15 के कटेगी, सब में बटेगी, 5 में बटेगी, 3 2 45 15 कितना होता है जी? 60 होता है। 60/5 यानी कि टोटल कितना परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जिनको है जो पूरी फीस माफ होती? तो 12% स्टूडेंट है। कितने है जी? 12% है। 12% स्टूडेंट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? सवाल में दे रखी 90। पूरी फीस मिलने वाले, यदि पूरी फीस में छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90 है, तो 12% की वैल्यू कितनी दे रखी? 12% की वैल्यू सवाल में आपको 90 दे रखी, 90 दे रखी। आगे मुझे बोला गया उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। 50% फीस में छूट मिलती है। यदि वह दिया गया कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिली वह 50% फीस के छूट के योग्य है। भाई पूरी फीस 12% ऐसे है जिन्हें पूरी फीस छूट मिलती है। मैंने मान लिया टोटल 100% है भाई, 100 में से 12% को टोटल छूट मिलती है, पूरी छूट मिलती है। 88% ऐसे है जिनको कुछ छूट नहीं मिलती। अब जितने भी बचे उसका 50%, 50% कितना होता जी? 44। यानी कि 44 विद्यार्थी ऐसे हैं, 44 विद्यार्थी ऐसे जिनको 50% छूट मिलती है और 50% नहीं मिलती है। जिन्हें 50% छूट मिलती है उन विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, तो कितना होगा? 44 होगा। 12% का मतलब 90। 12% का मतलब 90। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2% का मतलब कितना आएगा? 2% का मतलब आ जाएगा जी 45 आ जाएगा। कितना गया? दो, 6 से गया 2 बार, 6 से जाएगा ना? 6 से गया 2 बार, 6 से गया 6 बार, 1 बार, और 3 बचा, 5 अंक 30, यानी कि 2% का मतलब 15 आ जाएगा। आपको निकालना 44% मतलब 22 से गुणा करो, तो 22 दूना 44%, 44 गुणा 15 कितना होगा? 15 दूना 30, 3 15 दूना 30, 333। 330 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यानी कि 320 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 50% जो फीस माफ हुई थी। चलिए, ये मेरे इस टाइप का लास्ट सवाल था, और अगली टाइप हम पढ़ेंगे, इलेक्शन बेस पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।